हेलो, गुड मॉर्निंग। एल्केमिस्ट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पढ़ने के पहले हम लोग को ये समझना होगा कि आखिर इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसा दिखता है वो इक्वेशन कैसे बना। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक p ऑफ x पॉलिनोमियल है जो मैं ऐसे लिख रहा हूँ ax² प्लस bx प्लस c। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा कब? जब मैं इस p ऑफ x को ये लेट कर लूँ कि ये किसी वैल्यू, अब ये वैल्यू कांस्टेंट भी हो सकती है और ये वैल्यू वेरिएबल भी हो सकती है। ठीक है, अब ध्यान रहे कि कांस्टेंट हो तो कुछ भी हो सकता है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन वेरिएबल में हमें पता है कि वेरिएबल में हम अधिकतर x, y या z या इस टाइप का ही वैल्यूएशन लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने पॉलिनोमियल लिखा हुआ है p ऑफ x, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जो x वेरिएबल के टर्म्स में होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो वेरिएबल इक्वेट करेंगे है ना इस पॉलिनोमियल के, तो मैंने मान लिया कि ये एक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू एनी वैल्यू, इज इक्वल्स टू एनी वैल्यू। वैल्यू मीन्स कांस्टेंट और वेरिएबल। ये कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। अब हमको ये बताना है कि वेरिएबल किस टाइप का होगा, है ना। नहीं तो पता लगा कि यार हमने ऐसा वेरिएबल रख लिया कि x² मतलब स्क्वायर वाले टर्म्स ही खत्म हो गया, और फिर उसके बाद हमने बोले यार कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रहा ही नहीं है ना भाई, कैसा करेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले अब हमको ये देखना है कि यदि मैंने ये ax² प्लस bx प्लस c एक पॉलिनोमियल लिया है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल वाला टर्म्स होगा इस x² से सिमिलर नहीं होना चाहिए, और इस x² मतलब हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 है, यहाँ पे वैल्यू की हाईएस्ट डिग्री 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। और मान के चलते हैं कि अभी मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिख दे रहा हूँ, है ना। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। तो इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज ऑफ दैट दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वेट टू एनी अदर वैल्यू, मतलब इट हैविंग LHS एंड ऑल्सो RHS। जब LHS और RHS दो टर्म्स हो जाते हैं तब हम उनको इक्वेशन बोलते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल में LHS और RHS नहीं होता था, केवल एक ही टर्म्स मतलब एक साइड में ही हम लोग उसको क्या करते थे, सॉल्व करते थे, है ना। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि अब ये पॉलिनोमियल किसी न किसी वैल्यू के या किसी न किसी वेरिएबल के क्या हो गया, इक्वल हो गया ना। तो जनरली देखें कि हमने अधिकतर हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ऐसे ही क्यों लिखा, है ना। तो ऐसे ही लिखने का तरीका ये था कि चलिए सबसे पहले तो हम लोग ये समझ रहे हैं यहाँ पे कि 2x² प्लस 5x प्लस 6, अभी मैंने इसको 0 के इक्वल लिया। अब मैं इसमें यदि मैं x³ लिखता हूं तो ये वाला इक्वेशन अब क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, दैट इज अ क्यूबिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूं। यदि मैंने इसको पूरे टर्म्स को इस साइड ले जा लिया तो मुझे क्या मिलेगा, x³ माइनस 2x² माइनस 5x माइनस 6। देखिए ये सारे टर्म्स इधर जा रहे हैं तो अपने साइन को चेंज कर दे रहे हैं, और इस साइड क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0। देखिए फिर दिस इक्वेशन, दिस पॉलिनोमियल इज ऑल्सो हैविंग LHS एंड RHS एंड दिस पॉलिनोमियल इज इक्वेट टू 0 या एनी अदर वैल्यू, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन। लेकिन अब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यों? बिकॉज ऑफ दैट इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3, है ना। तो अब हम लोग इसमें चेक करेंगे, तो अब देखो ऐसा कुछ भी फैक्टर हम लोग इसमें चेंज नहीं करेंगे, है ना, कि
इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 से कम हो जाए या 2 से ज़्यादा हो जाए, या हाईएस्ट डिग्री वाला पार्ट मतलब 2 वाली डिग्री वाला जो टर्म्स है वही हमारा एलिमेंट ना हो जाए, मतलब ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग को देखना है और आगे हमको सॉल्व करना है। तो जैसे अब मैं वापस से लिख रहा हूँ, दैट इज 2x² + 5x + 6, ये वाला टर्म्स गलत है। अब देखिए यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ मैंने रखा कि फॉर एग्जाम्पल x², ये एक्सेप्ट करेगा, क्यों? क्योंकि पूरा तरह x² एलिमेंट नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पे मैं 4x² लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं -2x² लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ 2x² लिखा तो ये मेरा x² वाले टर्म्स फिर क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा, मतलब ये फिर क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, है ना। तो है ना, तो इसलिए हम लोग जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक है, तो दिया हुआ रहता है बुक्स में, आपने देखा होगा, है ना, कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज = 0, है ना, क्योंकि हमने सारे टर्म्स को एक साइड कर लिया और एक साइड क्या कर दिया, 0 कर दिया, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, एंड a b c में भी रियल नंबर, है ना। तो a, b, c इज बिलोंग्स टू रियल नंबर r, ठीक है। यहाँ देखिए बेटा, अभी तो ये 10th के लिए है, पर ये फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज अ सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू, एंड दिस r, कैपिटल R, ये एक ग्रुप है जो पूरे रियल नंबर को बिलोंग करता है ना। अब रियल नंबर में हम क्या पढ़ सकते हैं, रियल नंबर में हम लोग सारे रैशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर को इंक्लूड करते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब कुछ बेसिक बात और देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना, देखो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। जनरली अब हम लोगों को ये देखना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट क्या होता है और स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है। चलिए देखते हैं। तो ये जो मैंने लिखा है, ठीक है, दैट इज अ जनरल फॉर्मेट, ठीक है। और अब इसके बाद जो मैं लिखने वाला हूं, अब मैंने लिखा इफ a इज इक्वल्स टू 1, अच्छा 1 यहाँ +1 है, 1 क्या है, पॉजिटिव, मतलब a इज व्हाट, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अब यदि ये कोफिशिएंट ऑफ x² यदि +1 हो जाए, दैट मीन्स पॉजिटिव 1 हो, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। तो भैया कैसे करेंगे, अब हमारे पास दिया हुआ था ये ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो अब भैया मुझे करना है a को 1, ठीक है। देखिए मैं तो अपनी दाढ़ी गुजा रहा हूँ, है ना, आपकी आई नहीं है तो अभी आपको गुजाना नहीं है, ठीक है, समझ में आया। चलो देख लो इधर। तो अब सबसे पहले देखो बेटा, अब मुझे a को क्या करना है, 1 करना है, ठीक है, a को क्या करना है, 1। तो ये मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 1। कैसे करूँगा, मैंने किया कि इस पूरे पॉलिनोमियल में मैंने a का, सॉरी इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने a का डिवाइड कर दिया। ये देखो मैंने पूरा a का डिवाइड कर दिया। बोले सर ये कैसे लिखे, मतलब देखो ऐसा लिखा, ax² अपॉन a + bx अपॉन a + c अपॉन a इज इक्वल्स टू 0 अपॉन a। इज क्लियर, ठीक है। अब a से a क्या हो गया, कैंसल, अरे वाह, -b अपॉन a इंटू एक्स + c अपॉन a इज इक्वल्स टू 0। देन व्हाट, कि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो अब ये x² का कोफिशिएंट 1, वो भी क्या, पॉजिटिव 1 हो गया, ठीक है। तो अब ये अपने कौन से फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। कौन से फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और पढ़ सकते हैं अपन लोग, आपको याद होगा, इफ़ यू नो अबाउट इट, कि व्हाट इज b अपॉन a, है ना, b अपॉन a होता है कि सम ऑफ रूट्स। तो मैंने इसको ऐसे लिखा, माइनस इंटू -b अपॉन a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, अभी c अपॉन a को क्या लिखूंगा, ऐसे लिख देता हूँ, c अपॉन a इज इक्वल्स टू क्या, 0। नाउ अब वी नो दैट -b अपॉन a इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। क्या है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स, है ना। और c अपॉन a क्या है, अल्फा इंटू बीटा,
ठीक है। तो नाउ अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दैट इज अ इक्वेशन। अब ये एक ऐसा इक्वेशन है जिससे हम कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म को क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास यदि कभी अल्फा और बीटा इंडिविजुअल दिए हो तो भी चलेगा, और यदि दोनों साथ में रिलेशन दिए हैं तो भी चलेगा। ठीक है, तो अब ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन। नाउ नेक्स्ट क्लास विल बी कंटिन्यू आफ्टर सम टाइम। ठीक है ना।